देखिए, नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी में कोई बात गेस करना समझ सकते हैं कितना खतरनाक होता है। वो 1 घंटे पहले तक वो लोग नहीं बताते। एक तो गोपनीयता बरती जाती है, दूसरी चीज़ की जिस प्रकार की राजनीतिक समझ और तर्क बुद्धि विवेक के आधार पे आप आकलन करें और वो लोग जैसा सोचते हैं, जैसा आकलन करते हैं, जो नतीजे आते हैं, उसमें ज़्यादातर मौक़ों पे बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके सारे फैसले सही साबित हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और उन फैसलों को बाद में बताया जाता है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो उस खतरे को रेखांकित करते हुए मैं जैसे ये कहूँ कि अगर जो नाम हैं उसमें सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनाने को लेकर और जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के हर फैसले में उनका सिर रखा गया, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि पार्टी ने उनका कद इतना बड़ा किया जबकि वो दूसरी पार्टी से आए हुए थे। तो उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि कल को नीतीश कुमार के बाद जब चेंज ऑफ गार्ड करने की नौबत आएगी और बीजेपी के पक्ष में फैसला आएगा तो इस चेहरे को वो आगे रखेगी। तो अभी तक तो मकसद यही रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे किया गया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बिहार बीजेपी का एक सेक्शन इस राय की भी वकालत करता है कि क्योंकि अभी आरजेडी बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं और वहाँ पर अगर यादव कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को आगे कर दिया जाए तो जो यादव कम्युनिटी पूरी तरह से ग्लू हुआ है आरजेडी के साथ, उसे हम तोड़ सकते हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पे ये बहुत खतरनाक काम होगा और ये आप कह सकती हैं एक तरह से कि एक दुस्साहसिक फैसला होगा बीजेपी अगर ऐसा करती है तो, लेकिन वो ऑन बोर्ड ज़रूर है, वो डिस्कशन में ज़रूर है। एक तीसरा नाम ये भी आता है कि क्या किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आगे करना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग सेक्शन में जो चर्चाएं हैं उस लेवल से हैं जिनको फैसला करना है वहाँ से कोई भी इंडिकेशन किसी नेता को भी नहीं है। जर्नलिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े नेताओं को टटोलिए, वो लोग भी हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, कौन बन सकता है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति कैसी है। दूसरी चीज़ मीनाक्षी कि ये तुरंत नहीं होना है, आनन फानन में नहीं होना है। मतलब आज नीतीश जी नॉमिनेशन कर रहे हैं या कल या परसों कोई और मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें ये बताया गया है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और आज से सलाह मशविरा का दौर शुरू होगा कि अगले सरकार की रूपरेखा किस प्रकार की होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे। एक चीज़ तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम तब जेडीयू का होगा और 2 होगा। मतलब जो मौजूदा फॉर्मूला है वैसा ही। मंत्रियों की संख्या बीजेपी के पास 14 रह सकती है, उनके पास 17 हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब पे सलाह मशविरा का दौर आज से शुरू हो रहा है और अगले 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो पाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा नीतीश जी के कुर्सी से हटने में अभी। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां से आपने बात शुरू की है कि बीजेपी में राहुल जी कुछ विश्लेषण करके बता देना, ये बड़ा ही क्रांतिकारी होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि बीजेपी क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो तो बता रहे हैं कि फॉर्मूला यही रहेगा। बीजेपी का सीएम होता है तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, फिर वो जेडीयू से होंगे। क्या वो डिप्टी सीएम निशांत कुमार के तौर पर क्या वो देखे जा सकते हैं, और अगर सीएम होगा तो कौन होगा? देखिए, देवेंद्र बीजेपी और सरकार को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने सही कहा कि इस सरकार में जो है वो पता नहीं होता है कि कब क्या होगा और कौन जो है उसे एलिवेट किया जाएगा। बीजेपी मुश्किल फैसले लेने के लिए मतलब जानी जाती है और उसने जैसे हरियाणा में उसने नॉन जाट पॉलिटिक्स की, जाटों के उसने एकदम गढ़ में नॉन जाट पॉलिटिक्स करके उन्होंने अपने जो है वो जीत हासिल की है हमेशा। तो ये भी है कि वो अगर नित्यानंद राय जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी प्रबल दावेदार हैं इसके, वो हो भी सकता है कि उनको जो है आगे लेके आए, क्योंकि वो एक तो अमित शाह जी के करीब हैं और दूसरा ये भी बात है कि वो यादव कम्युनिटी से हैं जिसे हमेशा से बीजेपी तोड़ना चाहती है।